तो सितंबर में ज्वाइन करे सारे बच्चों को मेरा प्रणाम। मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अमेजिंग लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग वीक 1। डिटेल रिवीजन वन शॉट वीडियो होने वाला और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मक्खन जैसा आपको लगने वाला है और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीक 1 में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं श्री राम सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और मैंने जो टाइम लिया, मैंने जो लेक्चर था वो 19 सितंबर को अपलोड करने वाला था, लेकिन सिंस मैं चाहता था कि मैं आपको एक इंगेजिंग वे में पढ़ाऊँ, तो आप जिस तरह से हम पीडीएफ बनाए हैं आप देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे, इसलिए हमने थोड़ा टाइम लिया, इसके लिए सॉरी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं पूछूं कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है एंड व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो आपको भी पता है कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट होता है जो कि आप चाहते हो कि कंप्यूटर जाने। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आपको मुझे बताना है तो आप क्या करोगे? यू विल यूज़ अ लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, जिससे आप मेरे को वो प्रॉब्लम कन्वे करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि वही प्रॉब्लम आप कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे, तो आप क्या बोलिएगा? देन यू हैव टू ऑल्सो यूज अ लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा जिससे कंप्यूटर समझे। वो सारे के सारे लैंग्वेज का जो बेसिक होता है वो क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यानी कि एक ह्यूमन है, मैं हूं, आप हो, सबका जो बोन का जो स्ट्रक्चर होने वाला वो इसी तरह का होगा। ओके लेकिन इस बोन पे किस तरह से मसल से किस तरह का स्किन है उससे डिपेंड होगा कि मैं श्रीराम हूं, आप श्याम है। सिंपली सारे के सारे लैंग्वेज का जो बेसिक आइडिया है वो सेम होता है, बट उसके बाद फंक्शन आ जाता है, उसके बाद आइटरेटर्स आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाता है, लाइब्रेरी आ जाता है। उसके कारण कोई लैंग्वेज पाइथन बन जाता है, कोई लैंग्वेज जावा बन जाता है, कोई लैंग्वेज C++ बन जाता है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सीखने वाले हैं कि कोई भी चीज़ कैसे काम करता है, असल में किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर को समझाना कैसे है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी टीम से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि जैनाब जो है उन्होंने ये पीपीटी बनाया है और उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से इम्प्रेसिव पीपीटी उन्होंने बनाया है वो आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप इसको एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि तभी आप इस पीपीटी को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ टेबल ऑफ कॉन्टेंट की, तो वीक 1 में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि डाटा बेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, आइट्रेटर्स एंड फिल्टरिंग, एंड देन आइट्रेशन यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ फिल्टरिंग कंडीशन, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको याद आ रहा होगा कि ग्राफ क्या होता है, सिमिलरली फ्लो चार्ट भी होता है। फ्लो चार्ट फॉर सम विथ फिल्टरिंग, सैनिटी ऑफ डाटा, इंट्रोडक्शन टू डाटा टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि डाटा सेट से समझ क्या आता है, तो कहीं ना कहीं डाटा सेट एक कलेक्शन है डाटा का, बट इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको एक वेबिनार में भेजता हूं या मैं आपको एक कॉलेज भेजता हूं, आपको कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का नाम, एज, किस ब्रांच में है, क्या उनका हॉबीज है, उनका एक डाटा कलेक्ट करना है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डाटा का सीट होने वाला है ना, दैट इज द एक्सेल ऑफ द डाटा, उसको हम लोग डाटा सेट करने वाले हैं। मान लेते हैं हम एसबी स्टोर्स की बात करते हैं, तो एसबी स्टोर्स में कोई चॉकलेट है जो कि कैटेगरी क्या है? पैक्ड या फूड, क्वांटिटी है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक डाटा सेट है। तो दोस्तों अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज डाटा सेट? A data set is a collection of related data that is typically organized in a structured format. यहाँ पे रिलेटेड डाटा से मतलब आप ये समझ रहे हो कि अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट्स का डाटा बनाना है, इसका मतलब आप इसमें वेजिटेबल का नाम ऐड मत कर देना। इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि डाटा सेट एक रिलेटेड डाटा का कलेक्शन है इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। स्ट्रक्चर फॉर्मेट कैसे होता है? टेबल, रोज, कॉलम, है ना। इसीलिए आप देखोगे कि डाटा साइंस में एक्सेल सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। अब अगर मैं बात करूं कि डाटा सेट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली जनरली होता है, लेकिन इट कैन बी अनस्ट्रक्चर एल्सो। नाउ डाटा सेट आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड लाइक स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिसिस फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग मॉडल्स और मेकिंग डिसीजन। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि मैं आपको IIT मद्रास के स्टूडेंट हैंडबुक दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा एक AI मॉडल बनाएं जो कि इस हैंडबुक के सारे डाटा पे ट्रेन हो, यानी कि स्टूडेंट किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे
आइदर वो ये पूछा कि व्हाट इज द सीजीपीए रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द अप्रेंटिसशिप इन द आईआईटी मद्रास, या ये वो पूछे कि अप्रेंटिसशिप के बारे में बताओ। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इसका आंसर सिमिलर होने वाला है, यानी आपके क्वेश्चन पे ट्रेंड मॉडल का आंसर भी प्रिडिक्टेबल होता है। इसके लिए हम लोग रिसर्च डाटा एनालिसिस का यूज करते हैं। तो किसी भी डाटा पे अगर आपको किसी मॉडल को ट्रेन करना हो, चाहे आपको मशीन लर्निंग एनालिसिस करना हो, तो आपको कहीं ना कहीं डाटा सेट के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। आपके पास कुछ एग्जांपल है डाटा सेट का, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो मैं चाहता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ो। कोई भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सीनियर, आपको एडमिन और आपको मैं खुद रिप्लाई दे रहा हूँ आपके डाउट को। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा सेट है स्कोर्स। तो स्कोर में क्या होगा, किसी स्टूडेंट के अगर हम स्कोर की बात करते हैं, अगर मैं आपके रिपोर्ट कार्ड की बोलूँ तो रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या डाटा होता है, आपका नेम होता है, आपका पापा का नाम होता है, स्कूल का नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जेंडर होता है, आप कहाँ से हो, आपका एड्रेस होता है, फिर आपके सारे का सारे सब्जेक्ट का मार्क्स होता है, एंड देन टोटल होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो रिलेटेड डाटा हो रहा है। अब इसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि मैं इस ब्रांच का हूँ या मेरी हॉबी ये है, नहीं, स्कोर्स में आप वो यूज नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक रिलेटेड डाटा होना जरूरी है। देन वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो वर्ड्स प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, लेटर काउंट हो सकता है। तो हर छोटा छोटा चीज़ के रिलेटेड डाटा काउंट को हम लोग डाटा सेट बोलने वाले हैं। तो आई होप कि आप डाटा सेट से तो रूबरू हो चुके होंगे। ओके, अच्छे से पढ़ो यार, मन लगा के पढ़ो, बहुत मजा आने वाला। और सबसे पहले जैनाब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से एंगेजिंग पीपीटी बनाने के लिए। तो दोस्तों अब अगर आपसे पूछा कि हाउ डाटा इज यूजफुल टू अस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, अगर आपको पता है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, क्वांट कंपनीज है, वो आप देखते हैं वो 4 करोड़ की पैकेज वगैरह देती है, और उसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, स्टेट्स, मैथ। ये ऐसा सिलेबस है जो कि आप किसी भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिडिक्ट करना है ना कि ये ग्राफ यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पे काम करते हैं। वो प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी डाटा के पास्ट परफॉर्मेंस पे कि अगले 1 वीक में क्या रिटर्न देने वाला है, उसके बाद वो उस तरह से सट्टा लगाते हैं। दैट इज़ इलीगल, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं। इसीलिए क्वांट कंपनीज बेस्ट मैथमेटिक्स, बेस्ट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा पैसा देती है, क्योंकि उन्हें वो एनालिटिकल स्टूडेंट चाहिए जो कि उस मॉडल को बना सके, ताकि रात को सिर्फ 1%, ताकि 1% का प्रॉफिट भी उनके लिए अरबों का प्रॉफिट हो, क्योंकि वो मास पे काम करते हैं। वो 0.1 वो स्टॉक के 0.1% प्रॉफिट से करोड़ों रुपए बना सकते हैं, इसलिए वो करोड़ रुपए पे भी करते हैं स्टूडेंट्स को। 3 टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स हमारे पास यहाँ पे है। स्ट्रक्चर, जिसके मैंने बात कर चुका हूँ, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर डाटा, सबके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पूरे के पूरे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के सिलेबस में आपको यूज होने वाला है। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज आइट्रेटर्स एंड फिल्टरिंग। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा, दिस इज आइट्रेटर, दिस इज द राइट स्पेलिंग। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल से आप क्या समझते हो, ऐसा चीज, मैथ का एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2, लेट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे वेरिएबल क्या होता था, वेरिएबल होता था x, जिसके अंदर आप किसी भी तरह के डाटा सेट को स्टोर कर सकते थे। अगर मैं आपसे पूछूं नेम, तो एक आदमी आएगा जो कि बोलेगा मेरा नाम श्री राम है, दूसरा बोलेगा श्याम है, तीसरा बोल सकती है कि मेरा नाम जैनाब है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि नेम में आपके पास एक वेरिएबल है जो कि डिफरेंट नेम डाटा सेट को स्टोर कर रहा है। तो व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ सिंबल और नेम दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू और क्वांटिटी दैट कैन चेंज और वेरी। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, नेम, लेकिन जो इसका वैल्यू है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टार्ट में कि हम ए किसको बोल रहे हैं, हम बी किसको बोल रहे हैं। ए में भी हम बोल सकते हैं इनपुट इंटर योर नेम, तो ए कहीं ना कहीं आपके नेम इनपुट को डिक्लेयर कर रहा है कि ए इज अ वेरिएबल विच विल स्टोर योर नेम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सिंपली आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। इन डिफरेंट फील्ड्स वेरिएबल कैन हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग्स बट द कोर आइडिया रिमेन्स द सेम। नाउ व्हाट इज आइट्रेटर? आइट्रेटर क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो एक सिंपल डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एन आइट्रेटर इज एन ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग
that allows for the sequential traversal of elements in a collection without needing to know the underlying structure of the collection. It follows a specific interface providing two primary methods. कुछ समझ में नहीं आया? मुझे भी नहीं आया, तो फिर से पढ़ते हैं. An iterator is an object in programming that allows for the sequential. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीक्वेंस से आप क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं रिपीटेटिव याद आ रहा है, रिपीटिशन याद आ रहा है. सेम चीज आइट्रेशन में होता है. असल में आइट्रेटर्स प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी टाइप ऑफ ट्रेवर्सल एलिमेंट्स, मान लेते हैं लिस्ट, टपल और एरे, इनके सीक्वेंशियल एक्सेस को, अगर हमें इनके सीक्वेंशियल एक्सेस को पाना है देन वी यूज आइट्रेटर. तो आइट्रेटर्स कहीं ना कहीं एक प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक कलेक्शन जैसे लिस्ट या एरे के एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली एक्सेस करने का तरीका प्रोवाइड करवाता है. तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ इट फॉलोज अ स्पेसिफिक इंटरफेस प्रोवाइडिंग टू प्राइमरी मेथड्स. इसके बारे में डिटेल से जरूर जानेंगे. अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा होल्ड डाउन करो, आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ व्हाट इज फिल्टरिंग? तो फिल्टरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्टिंग और आइसोलेटिंग अ स्पेसिफिक डाटा पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्जर डाटा सेट और सिस्टम. अगर मैं आपसे पूछूं कि फिल्टर का मतलब आप क्या समझते हैं? फिल्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी, मेरे पास एक चीज़ है, इससे हमको कुछ स्पेसिफिक चीज़ लेना है. फिल्ट्रेशन क्या होता है कि मेरे पास पानी में बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ है लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्लीन वाटर लेना है, तो हम लोग आरओ फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं. सिमिलरली अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ, अगर मैं डाटा सेट की बात करूँ, तो हमारे पास बहुत सारा डाटा है. तो सिमिलरली फिल्टरिंग क्या है? फिल्टरिंग एक बहुत बड़ी डाटा सेट से सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है फिल्टरिंग. जो सिलेक्शन होगा वो स्पेसिफिक होगा और हमारे अकॉर्डिंग होगा. हम डिसाइड करने वाले हैं कि एक डाटा सेट से किस तरह के डाटा पॉइंट्स को हमें सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करना है बेस्ड ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया और कंडीशन. नाउ फिल्टरिंग हेल्प्स इन नैरोइंग डाउन डाटा टू फोकस ऑन रेलिवेंट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन व्हाइल रिमूविंग इररेलेवेंट, रिड्यूएंट और नॉइजी डाटा. सिमिलरली पानी से हम लोग वेस्टेज को हटा देते हैं, इम्प्योरिटी को हटा देते हैं. अगर हमको किसी डाटा पॉइंट से एक स्पेसिफिक डाटा पे काम करना है तो हम फिल्टरिंग का यूज करने वाले हैं. तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट. अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई चार्ट क्या आपको याद है, क्या आपको बार चार्ट याद है? क्या होता था? एक इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग क्या बोलते थे? पाई चार्ट, बार चार्ट. सिमिलरली फ्लो चार्ट किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग आइडियाज़ को, एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, उसके बारे में डिटेल से एग्जांपल दूंगा जब आपको समझाऊंगा, और मुझे उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग फ्लो चार्ट का यूज करते हैं. फ्लो चार्ट का रियल सिग्निफिकेंस क्या है एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे होते हैं, उससे जानने से पहले हम लोग इसके सिंबल की बात करने वाले हैं कि कौन सा सिंबल क्या दर्शाता है. तो मैं एक सेकेंड कैमरा ऑफ कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर लिख पाऊँ. तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास क्या है दोस्तों? ओवल. ओवल एक शेप है जो कि किसी भी फ्लो चार्ट में एंड या स्टार्ट को दर्शाएगा. यानी किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एल्गोरिथम को आपको स्टार्ट करना है तो यू विल यूज ओवल शेप. तो दोस्तों अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस, एक्टिविटी, या आप इसको ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं. मैं आपको डिफरेंट नेम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो कहीं ना कहीं ये क्या है? इट इंडिकेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन और ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 नंबर को जोड़ना है और इस प्रोजेक्ट पे मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो 2 नंबर्स या कोई भी वैल्यू, कोई भी एक वेरिएबल जो कि वैल्यू को स्टोर करने वाला है, ये सारी चीज़ रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाए क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है या एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है. दोस्तों जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास कोई कंक्लूजन है, कोई रिजल्ट आपके पास है किसी भी एल्गोरिथम का, कि ब्रांचिंग पॉइंट पे कंक्लूजन क्या होने वाला है या कंडीशन कैसे आप इवेल्यूएट करोगे. तब हम कहीं ना कहीं डिसीजन का यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज करने वाला है. यानी कि एक एल्गोरिथम में अगर हमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को या डिसीजन मेकिंग एवोल्यूशन करना है तो हम लोग डायमंड यूज करने वाले हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा पाथ यूज हो रहा होगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा पाथ पॉसिबल हो सकता है कि हमने कोई एल्गोरिथम डिफाइन किया जो कि इधर भी जा सकता है, जो कि इस पाथ भी जा सकता है, तो कौन सा पाथ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि हमने डिसीजन स्टेटमेंट क्या दिया है. और अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो हमारे पास फ्लो लाइन या एरो भी है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन बताने वाला है, फ्लो ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर. यानी कि मैं इस स्टेप से इधर जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ या मैं इधर जा रहा हूँ, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें फ्लो लाइन या एरो से पता चलेगा. उसके बाद हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम हमारे पास है, जो कि इनपुट
या आउटपुट को दर्शाता है। देन वी हैव सर्कल दोस्तों, जो कि किसी भी दो प्रोग्राम को या दो डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम को कनेक्ट करने में मदद करता है। तो इसके बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मुझे लगता है आप ज़्यादा समझ पाओगे। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की कि फ्लो चार्ट फॉर काउंटिंग कार्ड किस तरह से आप सोचने वाले हैं, किस तरह से फ्लो चार्ट के सिंबल्स काम करने वाले हैं। तो मान लेते हैं आपके पास एक पाइल है एंड आपके पास एक बैग है। अब आपको ये करना है कि यहाँ से एक पाइल को आपको उठाना है और बैग में डालना है। तो आप किस तरह से फ्लो चार्ट काम करने वाला है। स्टार्ट के लिए हम लोग टर्मिनल का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट के लिए हम लोग ओबेल या टर्मिनल का यूज करते हैं दोस्तों। देन काउंट इज इक्वल टू 0। अगर मैं पूछूं इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी, प्रोसेस या ऑपरेशन को शो कर रहा होगा। इस काउंट इज इक्वल टू 0 का मतलब दोस्तों ये है कि हमने इनिशियलाइजेशन फिक्स कर दिया है 0, क्योंकि अभी आपके पास बैग में 0 कार्ड है, इसलिए हमने इनिशियलाइजेशन कहाँ सेट किया है, इनिशियलाइजेशन सेट किया है काउंट 0 पे। और सारे के सारे कार्ड्स को हमने एक पाइल में लिया है। सारे के सारे कार्ड्स को हम लोग पाइल 1 में स्टोर कर चुके हैं और काउंट टू 0 इनिशियलाइजेशन सेट किए। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले हम उसके इनिशियल कंडीशन को देखने वाले हैं। इस बार हमारा काम ये है कि हमें कार्ड को कलेक्ट करना है और हमारा जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो 0 होने वाला है। तो दोस्तों अब अगर मैं पूछूं कि काउंट के बाद आपको ऑप्शंस क्या है, तो काउंट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है कि आइदर आप इस कार्ड को इस पाइल में, कि आइदर आप इस कार्ड को इस बैग में रखोगे या नहीं रखोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास 2 पाथ है, रखने का या ना रखने का। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट इज डायमंड का यूज करने वाले हैं कि आइदर हम लोग कार्ड को पाइल 1 से मूव करने वाले हैं या नहीं मूव करने वाले। अगर हम मूव नहीं करेंगे तो हम इस एरो का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड कर देंगे। और अगर ये डिसीजन सही हो जाता है तो हम लोग यहाँ से एक कार्ड को उठाएंगे और बैग में रख देंगे। इस बैग का नाम हमने क्या रख दिया है, इस बैग का नाम हमने पाइल 2 रख दिया है। उसके बाद हम लोग इसके इंक्रीमेंटेशन को +1 कर देंगे कि मेरे पास एक कार्ड आ चुका है, तो इंक्रीमेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन ये फिर से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे जाने वाला है दूसरे कार्ड के लिए, और सारे के सारे कार्ड्स जो कि पाइल 1 में अवेलेबल है सबके लिए ये डिसीजन स्टेटमेंट चलाने वाला है। आइदर आपके पास 2 ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं पाइल 2 में तो आप इस रास्ते से मूव करने वाले हैं। अगर आप शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मूव करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आइट्रेशन क्या है, आइट्रेशन इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिपीट करना क्या है, आइट्रेशन कहलाता है। चिंता मत कीजिए, जो आपको नोट्स मिलेगा उस नोट्स में इस तरह के इनोसेंस नहीं रहेंगे, आपको क्लीन नोट्स मिलने वाला है। आइट्रेटिव स्टेप्स आपके पास क्या क्या है कि एक कार्ड को आपको उठाना है पाइल 1 से, शिफ्ट करना है पाइल 2 में, इंक्रीमेंट काउंट बढ़ा देना है, इंक्रीमेंट काउंट +1 हो जाएगा। अगर हम दूसरा बार करेंगे तो इंक्रीमेंट काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो तब तक चलते रहेगा जब तक आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट ना कर दें या एंड ना कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मार्क काउंटिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक चीज से आप कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या है कि पुट ऑल द कार्ड्स। अब जहां भी मार्क्स काउंटिंग हो जाए या हम काउंटिंग कार्ड्स की बात करूंगा या हम सम विद फिल्टरिंग की बात करें, सब जगह आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं कार्ड्स का यूज हो रहा है। कार्ड्स का इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हर एक कार्ड एक डाटा पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे वो कार्ड मार्क को डिनोट कर रहा है। और कार्ड होता कैसा है, कार्ड आपका इस तरह से होता है जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा होगा। ये एक मेरा कार्ड है, ये मेरा एक कार्ड है, तो इसलिए हम लोग कार्ड को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करने वाले हैं, इसका इनिशियलाइजेशन 0 पे सेट करने वाले हैं और सारे के सारे कार्ड्स यानी कि सारे के सारे कार्ड जिसमें मार्क्स लिखे हैं उसको हम लोग पाइल 1 में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग सिंपल वही करेंगे कि फिर से मोर कार्ड्स इन पाइल 1। अगर ये सही है तो हम लोग इस तरह से काम करने वाला कि पाइल 1 से पाइल 2 में एक मार्क्स को शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे होने क्या वाला है, यहाँ पे होने ये वाला है कि आपके पास एक स्टूडेंट का डाटा सेट है जिसमें उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे हैं। मान लेते ये मैथ है, मान लेते ये इंग्लिश है और ये फिजिक्स है। क्या आप एल्गोरिथम को स्टार्ट करने वाले हैं, सारे के सारे कार्ड्स को पाइल 1 में रखने वाले हैं। आफ्टर दैट यू विल सेट द इनिशियलाइजेशन टू 0। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है कि क्या उस स्टूडेंट का पाइल 1 में डाटा है। अगर है तो हम लोग इस लाइन पे जाने वाले हैं, अगर नहीं है तो प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा। अगर उसका है, मान लेते हैं ये श्याम का स्कोर है और श्याम का जो मैथमेटिक्स स्कोर है वो पाइल 1 में हमें मिल गया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको पिक करके इधर शिफ्ट कर देंगे और ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा सम में। यानी कि श्याम के सम में हम लोग मैथमेटिक्स के मार्क्स जो कि मान लेते हैं 78 आया था, इंग्लिश का मार्क्स मैं मान लेता हूँ कि 97 था और इसका 99 था,
तो इस बार हमने क्या किया, 78 इसमें एक्यूमुलेट कर दिया। देन हम इसको रिपीट करने वाले हैं, आइट्रेट करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से कार्ड को उठाने वाले हैं, एक सब्जेक्ट पिक करने वाले हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स को हम लोग सब में एक्यूमुलेट करने वाले हैं, सब में एक्यूमुलेट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मार्क्स काउंटिंग के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, दैट कैन बी कन्फ्यूजिंग, बट चिंता मत करिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आप जितना डिटेल में हो समझ सके, क्योंकि मेरे टाइम में कंप्यूटेशनल थिंकिंग मुझे किसी ने ऐसे नहीं पढ़ा था जैसे मुझे लगा था कि अगर पढ़ाता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, ज़्यादा ईजी होता मेरे। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट फॉर सम विद फिल्टरिंग, ये आपके लिए होमवर्क है। हम आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे जहाँ पे आपको होमवर्क सॉल्व करके अपलोड करना है। याद रखिएगा होमवर्क हैंड रिटन सॉल्व होना चाहिए। आपको सॉल्व क्या करना है, आपको इसके प्रोसेस को डिफाइन करना है, एलिबोरेट करना है कि कौन सा पोजीशन क्या हो रहा है और ये किस तरह से काम हो रहा है। मतलब मैंने जिस तरह से मार्क्स काउंटिंग के बारे में बताया ना, उस तरह से आपको लिखना है, हर एक स्टेप को डिफाइन करना है, एलिबोरेट करना है कि इस स्टेप का मतलब क्या होता है और इनिशियलाइजेशन किस तरह से बढ़ रहा है, आइटरेटिव स्टेप्स क्या हैं और हम किस तरह से पाइल के कार्ड्स को मूव कर रहे हैं। आप लोग गूगल फॉर्म में जरूर सबमिट कर दीजिएगा, आप लोग गूगल फॉर्म में जरूर अपलोड कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत कम बच्चे करेंगे, लेकिन ये हमारा स्टेप है, एक इनिशिएटिव है, ताकि आप ज़्यादा इंगेज हो सके हमारे साथ। जो इसका सॉल्यूशन होने वाला है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स, व्हाट्सअप चैनल पे मिल रहा होगा, तो आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सैनिटी ऑफ डाटा। तो सैनिटी चेक एक बेसिक टेस्ट होता है जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि डाटा या सिस्टम जो रिजल्ट दे रहा है वो रीजनेबल या एक्सपेक्टेड है या नहीं। ये क्विक चेक्स करने के लिए यूज होता है ताकि हम ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने से पहले डाटा को वैलिडेट कर सके। यानी कि एक चीज़ को वैलिडेट कर लेंगे, उसके छोटे पार्ट को हम लोग वैलिडेट कर लेंगे और देन उसके बिग पार्ट्स को मूव करने वाले। तो आपको सैनिटी डाटा के बारे में जरूर आना चाहिए अगर आप किसी बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटी चेक क्या है, तो जब हम कोई लार्ज डाटा सेट या सिस्टम पे काम करते हैं तो कभी कभी डाटा में ऑब्वियस मिस्टेक्स होती है जो आगे जाके गलत एनालिसिस या डिसीजन का रीजन बन सकती है। इसलिए सैनिटी चेक एक तरह का सेफ्टी नेट होता है जो बेसिक एरर्स को पकड़ने में हेल्प करता है। तो मेरे दोस्तों सैनिटी चेक एग्जांपल को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर हम किसी सिस्टम या डाटा सेट पे काम कर रहे हैं तो पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि जो डाटा आ रहा है ये लॉजिकल है या नहीं। मान लेते हैं आपको किसी डाटाबेस में टेम्परेचर वैल्यूज मिले हैं, लेकिन किसी फील्ड में टेम्परेचर वैल्यू 5000 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? अब ये एक अनरियलिस्टिक डाटा है क्योंकि ये अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है। तो आप एक सरफेस पे 5000 डिग्री सेल्सियस कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो सैनिटी चेक के थ्रू आप क्विकली इस डाटा को फ्लैग कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक करेक्ट एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका क्वालिफाइड एग्जाम हो चुका है, सिटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स, और आपके नंबर आ चुके हैं जो कि इस प्रकार है। अब अगर मैं पूछूं कि आपको सैनिटी चेक के थ्रू जो डाटा इनकरेक्ट है उसको रिमूव करना है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप सिंपल बोलोगे कि क्योंकि क्वालिफायर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो जो मार्क्स है वो मिनिमम 0 हो सकता है या 0 से ऊपर ही होगा, -20 कभी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्वालिफायर एग्जाम रूल्स के हिसाब से ये एक अनरियलिस्टिक डाटा है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, फ्लैग करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। व्हेन वी स्पेसिफाई दैट वेरिएबल इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप वी आर डिस्क्राइबिंग द कांस्टेंट प्लेस्ड ऑन द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इट कैन स्टोर एंड द ऑपरेशंस दैट आर परमिटेड ऑन इट। हम यहाँ पे वेरिएबल स्टोर करने वाले हैं कि जो मार्क्स होने वाला है वो 0 से लेकर 100 तक ये स्कोर कर सकता है। जैसे ही आप लोग -20 डालने वाले हैं ये इसको रॉन्ग कर देगा। जैसे आप लोग -20 मार्क्स ऐड करने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए उसको फ्लैग एंड एरर बताने लगेगा। इसीलिए किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने से पहले किसी भी वेरिएबल के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक कांस्टेंट या बाउंड्री सेट करते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, बेसिक डाटा टाइप्स। बेसिक डाटा क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं? तो बेसिक डाटा टाइप्स वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटेशनल टास्क में फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। इन डाटा टाइप्स का काम होता है किसी भी वेरिएबल के लिए ये डिफाइन करना कि वो किस टाइप के डाटा स्टोर करेगा, जैसे नंबर्स, कैरेक्टर्स, लॉजिकल वैल्यूज, इंटीजर्स, बुलियन। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ स्टेटमेंट n इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, ओके। अभी आप इसमें किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं। अभी आप इसमें 4 भी डाल सकते हैं, अभी आप इसमें सिराम भी डाल सकते हैं, यानी कि एक अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, एक नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे इंटीजर
INT लगा दो, फिर आप इसके अंदर श्रीराम नहीं लिख सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंटीजर लिखने वाले हैं। तो डाटा टाइप्स का काम क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी वेरिएबल के लिए ये डिफाइन करना कि वो किस टाइप के डाटा स्टोर करेगा। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ बेसिक डाटा, तो सबसे पहले हमारे पास है बूलियन, दूसरा हमारे पास इंटीजर है, तीसरा हमारे पास फ्लोट है, चौथा हमारे पास स्ट्रिंग है, पाँचवा हमारे पास कैरेक्टर है जिसको 4 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग STR से डिनोट करते हैं। नाउ फ्लोट और इंटीजर को अगर मैं पहले कवर करूं तो फ्लोट और इंटीजर दोनों सेम चीज़ है। अंतर ये है कि जब मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं तो इसमें आप 4.2 को इनपुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इंटीजर के जगह यहाँ पर फ्लोट लगा दूँ ना, तब आप यहाँ पे 4.2 इंटर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डेसिमल इनपुट लेना है तो आप लोग फ्लोट यूज करने वाले हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल इनपुट लेना है तो आप लोग इंटीजर यूज करें। तो अब अगर मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बेसिक डाटा की बात करूं दैट इज बूलियन, तो बूलियन डाटा टाइप सिर्फ 2 वैल्यूज को स्टोर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर आपको चेक करना है कि कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो बूलियन यूज होता है। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि इज रेनिंग, तो इज रेनिंग का 2 ही आंसर हो सकता है आपके पास, या तो आप ट्रू बोलेंगे या आप फॉल्स बोलने वाले हैं। इज प्राइम, क्या कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो या तो आप ट्रू बोलेंगे या तो आप फॉल्स बोलेंगे। तो इस तरह के वेरिएबल की रेनिंग हो रहा है या नहीं, प्राइम है या नहीं, आप क्लास 10 के स्टूडेंट है या नहीं, आप कॉलेज के स्टूडेंट है या नहीं, आप IIT के स्टूडेंट्स हैं या नहीं, तो इसके लिए हम लोग बूलियन यूज करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि गूगल फॉर्म फिल करने टाइम आपके नॉर्मल जीमेल एड्रेस से गूगल फॉर्म एक्सेस नहीं होता, वो ये बोलता है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल से ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पे बूलियन डिसीजन चेकिंग स्टेटमेंट लगाया है कि अगर आपके ईमेल के अंदर iitm.study.ac.in नहीं है तब आप इस गूगल फॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो बूलियन जनरली कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है, जैसे प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग्स वगैरह। फ्लोट की मैं बात कर चुका हूँ। फ्लोट वो डाटा टाइप है जो फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। अगर आपको इंटीग्रल वैल्यू लेना है तो आप इंटीजर का यूज करेंगे, आपको डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है तो आप फ्लोट का यूज करेंगे, जैसे 3.14 हो गया या 0.0007 हो गया। तो इस तरह की चीज़ के लिए हम लोग फ्लोट का यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जानने से पहले हम लोग कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर डाटा टाइप एक सिंगल कैरेक्टर या सिंबल को स्टोर करता है। यह एक लेटर, डिजिट या स्पेशल सिंबल हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिंगल कैरेक्टर या सिंबल को स्टोर करेगा। आइदर ये ए को स्टोर कर सकता है, बी को स्टोर कर सकता है, ये खुद में एक कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है, या डॉलर को एक कैरेक्टर बताया जा सकता है। अब अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। कैरेक्टर्स क्या था, एक सिंगल सिंबल को स्टोर करता है, दैट मीन्स ए या बी। अब अगर मैं इसके कलेक्शन को लेना स्टार्ट कर दूं तो ये स्ट्रिंग फॉर्म करने वाला, दैट मीन्स आई खुद में एक कैरेक्टर है, आई खुद में एक कैरेक्टर है, टी खुद में एक कैरेक्टर है, लेकिन जब मैंने इसका कलेक्शन बना दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया स्ट्रिंग। A string can be 1 2 3 4 5 collection of characters a string होता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करवाऊँ, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। हर डाटा टाइप के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट होती है। अगर आप गलत डाटा टाइप चूज करते हैं तो या तो आपकी मेमोरी वेस्ट होगी या आप डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो दूसरा हमारे पास है वो एफिशिएंट प्रोसेसिंग। बेसिक डाटा टाइप प्रोसेसर को बताते हैं कि किस तरह से डाटा के साथ काम करना है या नहीं। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स को फ्लोट से डिफरेंटली प्रोसेस किया जाता है, तो वो कैसे हो रहा है, वो हम डाटा टाइप से डिफाइन कर रहे हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, टाइप सेफ्टी। तो प्रोग्रामिंग में टाइप सेफ्टी से हम ये इंश्योर करते हैं कि एक वेरिएबल जो स्पेसिफिक डाटा टाइप का है उसके साथ गलत ऑपरेशन परफॉर्म ना हो जाए। जैसे आप बूलियन के साथ एडिशन नहीं कर सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 + 1 क्या होता है, 2, लेकिन क्या आप 1 + a कर सकते हैं? क्या आप एक इंटीजर को एक कैरेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, या क्या आप एक इंटीजर को मेरे नाम एक स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते। डाटा टाइप के साथ गलत ऑपरेशन का यूज ना करें। तो अब क्या है, तो अब हमारे पास एग्जांपल ऑफ मार्क्स है, एग्जांपल ऑफ काउंट्स है, इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब डाटा टाइप्स। अभी तक आपने डाटा टाइप्स के बारे में तो जान गए
कि स्ट्रिंग, बूलियन, कैरेक्टर्स वगैरह सब चीज़ डाटा टाइप्स होते हैं। जब हम फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल के साथ काम करना होता है तो हम फ्लोट डाटा टाइप्स को यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रिसीजन मेंटेन करने के लिए हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को इंटीजर में टेम्पोरली कन्वर्ट करते हैं। इस टाइम हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब डाटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मेरे को फ्लोट का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू, और मेरे को इंटीग्रल वैल्यू में उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो सिनेरियो ये है कि जब हमें फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज को प्रोसेस करना होता है लेकिन उसमें कुछ एक्यूरेसी का लॉस एक्सेप्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रियल नंबर्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन्हें स्केल करते हैं। सपोज हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है 3.75, तो हम इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डेसिमल प्लेस को हैंडल करेंगे। हम 3.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि क्या बन जाए, ताकि यह 375 बन जाए, जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है। अब इस इंटीजर वैल्यू के साथ हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जब फाइनल रिजल्ट निकलता है तो हम वापस उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे ताकि ओरिजिनल फ्रैक्शनल वैल्यू मिल सके। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक टेम्पोररी कन्वर्जन करते हैं एक डाटा टाइप्स को दूसरे डाटा टाइप्स में बदलने के लिए, ताकि हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है या एल्गोरिथम है वो इफिशिएंट बन पाए। तो दोस्तों, अब हमारे पास वीक 1 का लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। अभी तक आपने बेसिक डाटा टाइप्स तो पढ़ लिया। बेसिक डाटा टाइप्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ये एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स वो होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करके एक सिंगल डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको फ्लोट को भी स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग भी स्टोर करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास एक डाटा टाइप है शॉपिंग बिल, तो शॉपिंग के डाटा टाइप्स में आपके पास स्ट्रिंग भी मिल रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग आपको मिल रहा है, ये आपको यहाँ पर फ्लोट भी मिल रहा है, आपको इंटीजर भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स क्या है, कलेक्शन ऑफ बेसिक डाटा टाइप्स, यानी कि स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, फ्लोट, इस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके जब हम एक नया डाटा टाइप्स बनाते हैं जिसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं, तो उस तरह के डाटा टाइप्स को हम लोग कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स बोलते हैं। एंड जनरली रियल लाइफ यूज में आप ये देखेंगे कि सारे के सारे डाटा टाइप्स कम्प्लेक्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ जनरली, तो उसमें आप नेम आप ऐड कर रहे होंगे, आप एज ऐड कर रहे होंगे जो कि हर समय इंटीग्रल वैल्यू ही ले सकता है, आप टाइम ऐड कर रहे होंगे जो कि हर समय इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, आप रुपीज़ ऐड कर रहे होंगे जो कि फ्लोट वैल्यू ले सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स पे ध्यान देना होता है। तो कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स डाटा टाइप्स ही हमारे रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज होता है। तो इसका समरी आपके लिए दिया गया है। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमने गूगल फॉर्म अवेलेबल करवा दिया होमवर्क के लिए, आप लोग उसको भी अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको एक होमवर्क दिया है और ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग अपलोड गूगल फॉर्म पे जरूर करें या व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड जरूर करें। तो सारे के सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करके गूगल फॉर्म में अपलोड जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मैंने आपको उस तरह से पढ़ाया दोस्तों जैसा मुझे लगता था कि अगर मेरे टाइम किसी ने ऐसा पढ़ाया होता तो मैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बहुत ही अच्छे से समझ चुका होता। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए एक बहुत ही फेमस बुक है जी वेंकटेश सर, जो कि हमारे प्रोफेसर हैं IIT मद्रास के, उनके द्वारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो बुक है बहुत ही फेमस है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस बुक को आप जरूर बाय कर लें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे मेहनत के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा।